हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को फिर से एक बार जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये दो टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड है। तो आज का जो टॉपिक है ये कुछ हद तक रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम का जो ड्रॉबैक्स था उन सबको मिटाने में या तो उन सबको ओवरकम करने में हम लोगों को सहायता करेगा। सिर्फ आज का ही डिस्कशन नहीं, सामने आने वाले 2-3 डिस्कशंस शायद हम लोगों को समझना पड़ेगा ताकि हम लोगों को रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में जो ड्रॉबैक्स मिला था उन्हें हम लोग मिटा सके। ठीक है, मिटा के हम लोग नया और एक मॉडल ऑफ एटम लाने जा रहे हैं या तो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो नया मॉडल ऑफ एटम जानने से पहले हम लोगों को नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए, जिसके वजह से आज हमने ये दो टॉपिक को विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो मैं जिन लोगों ने मेरा पिछला डिस्कशन नहीं देखा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ उन सब डिस्कशंस का देख लीजिएगा ताकि आज का जो प्रेजेंट डिस्कशन है ये आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो उन सब डिस्कशंस का पूरा प्लेलिस्ट, इनफैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जितना भी डिस्कशंस हुआ है आज तक उन सब का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे रखा है और एट द सेम टाइम द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उस लिंक को क्लिक करेंगे, देखेंगे ताकि आज का जो प्रेजेंट डिस्कशन है ये आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो चलो हम लोग धीरे धीरे डिस्कशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लाइट जो है उसका नेचर क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसे समझना ज़रूरी है। देखिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ ये सब हम लोग समझ रहे हैं ताकि नया मॉडल ऑफ एटम जो आने वाला है, जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उसे एक्सप्लेन करने में आसान हो या तो आप लोगों को समझने में आसान हो, जिसके वजह से आज हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं या तो डिस्कस कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स व्हिच कुड एक्सप्लेन experimental facts such as reflection and refraction of light। मतलब न्यूटन का जो लॉ था, न्यूटन को सभी जानते हैं आप लोग, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन, उनका वजह से लाइट कुछ पार्टिकल्स से बनाया हुआ है। उस पार्टिकल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स का वजह से हम लोग कुछ फेनोमेनन जैसे कि आपका हो गया रिफ्लेक्शन, ये हो गया रिफ्लेक्शन, और आपका रिफ्रैक्शन को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को। न्यूटन ने यह कहा कि लाइट को अगर हम लोग पार्टिकल कंसिडर करते हैं तब हम लोग ये दो जो फेनोमेनन है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इन दोनों फेनोमेनन को हम लोग आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, बट कुड नॉट एक्सप्लेन फेनोमेनन सच एज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये हो गया आपका इंटरफेरेंस, ये हो गया आपका डिफ्रैक्शन। लेकिन अगर पार्टिकल नेचर हम लोग कंसिडर करते हैं लाइट का, तब हम लोग इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यानी कि लाइट का पार्टिकल नेचर से हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट एक्सप्लेन द फेनोमेनन सच एज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, the theory of particle nature or corpuscular theory was hence discarded। अभी लाइट का जो पार्टिकल नेचर था जो आइजैक न्यूटन ने दिया था या तो न्यूटन ने दिया था, उसे तब डिस्कार्ड किया गया। क्योंकि अगर हम लोग लाइट का पार्टिकल नेचर कंसीडर करते हैं तब इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को?
तब हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से लाइट का पार्टिकल नेचर का जो थ्योरी था उसे हम लोगों ने डिस्कार्ड किया। समझ में आ रहा है? अच्छा, हाइगन्स then came another person came out with wave theory of light। तब आया कि लाइट को क्यों ना हम लोग वेव का फॉर्म में कंसीडर करते हैं। पहले हम लोगों ने कंसीडर किया था लाइट का पार्टिकल नेचर में, पार्टिकल फॉर्म में। लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, इन्यूमरेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बट लेटर ऑन लाइट वाज कंसीडर्ड बाय हाइगन्स, another person or another gentleman who considered light as a wave, and then came the wave theory of light। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, this theory could explain the phenomenon which could not be explained by Newton, that is interference and diffraction। तो दो थ्योरी जो था, जो न्यूटन ने एक्सप्लेन कर नहीं पाया, या तो न्यूटन जेंटलमैन ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो क्या था? इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। लेकिन उन दोनों फेनोमेनन को आपका हाइगन्स ने एक्सप्लेन कर दिया, यानी आपका वेव थ्योरी ऑफ लाइट ने एक्सप्लेन किया। यानी पार्टिकल नेचर ने जो दो फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहा, वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट ने एक्सप्लेन किया। इसका मतलब इन शॉर्ट हम लोग को क्या पता चल रहा है कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी शायद हो सकता है और वेव नेचर भी शायद हो सकता है। मैं अभी तक यही बोल रहा हूँ कि शायद हो सकता है, दोनों ही शायद हो सकता है ना? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि दो फेनोमेनन पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं और दो फेनोमेनन हम लोग वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या तो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर थ्योरी से सभी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है हम लोग को? अच्छा, समझ में आया? अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ओर। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्चुअली है क्या? हम लोगों ने क्या पढ़ा अब तक? लाइट के बारे में पढ़ा, ठीक है। लाइट के बारे में क्यों पढ़ा? ताकि हम लोगों को समझ में आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्चुअली है क्या। धीरे धीरे करके हम लोग मूव कर रहे हैं। अगर सीक्वेंशियली हम लोग मूव नहीं करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अभी अगर मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिस्कस करता तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आता। इसीलिए हम लोगों ने पहले क्या किया? लाइट को समझा। तो लाइट का जो दो नेचर है, दैट इज पार्टिकल एंड वेव नेचर, उसे हम लोगों ने समझ लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं किस तरफ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरफ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में थोड़ा जानते हैं, ये क्या है। In 1870, James Clerk Maxwell proposed that light and other forms of radiant energy propagate through space in the form of waves. These waves have electric and magnetic fields associated with them and are therefore called electromagnetic radiations or electromagnetic waves। मतलब ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो जेंटलमैन थे, उन्होंने कहा कि लाइट और दूसरा एनर्जी, दूसरा कोई भी एनर्जी, सिर्फ लाइट में तो एनर्जी होता ही है, और लाइट से भी डिफरेंट कुछ दूसरा टाइप्स ऑफ एनर्जी भी हो सकता है ना। ये सब एनर्जी हाँ स्पेस में ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव मतलब लहर। लाइट एनर्जी और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी व्हिचएवर इट मे बी प्रेजेंट इन आवर यूनिवर्स ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, लहर के जैसा। तो इन सब वेव्स में क्या होता है? दो कंपोनेंट रहता है। वो दो कंपोनेंट क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है आपका? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और वो दो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, बोथ फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आ रहा है? वो दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेगा। जबकि ये सब रेडिएशंस में, ये सब एनर्जी में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहता है, जिसके वजह से लाइट हो या दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी जिनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रहता है, उनको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं या तो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। समझ में आया आप लोगों को?
कि मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने यह कहा कि लाइट एनर्जी और दूसरा कितना भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है हमारे यूनिवर्स में, वो सब ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। और वो सब वेव्स में आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दो कंपोनेंट रहता है। वो दो कंपोनेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली अलाइंड रहता है। दो कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के वजह से ही उन एनर्जीज या रेडिएशंस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, स्पेसिफिकली और कलेक्टिवली। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो thus waves may be considered as disturbances which originate from some vibrating source and travel towards a continuous sequence of alternating crest and troughs। ये देखिए वेव है ना, ये क्या है, वेव है, वेव भी तो है ना, देखिए कैसे मूव हो रहा है, लहर है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये वेव कहाँ से क्रिएट होता है, एक सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस से। सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस क्यों होता है, ड्यू टू सम वाइब्रेटिंग फेनोमेनन। वहाँ पे कुछ वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेट का होने का वजह से ही वहाँ से वेव्स क्रिएट हुआ, वेव्स जनरेट हुआ। तब वो जो वेव्स जनरेट होता है, वो सब वेव्स में आपको क्या रहता है, क्रेस्ट रहता है और ट्रफ्स रहता है। अभी क्रेस्ट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, देख रहे हैं, ये हो गया आपका क्रेस्ट, ये भी हो गया आपका क्रेस्ट, और ये हो गया आपका ट्रफ, ये भी हो गया आपका ट्रफ। समझ रहे हैं ना, ये आपका क्रेस्ट हुआ तो ये भी आपका क्रेस्ट हुआ, ये आपका ट्रफ हुआ तो ये भी आपका ट्रफ हुआ, ये भी आपका ट्रफ हुआ। मतलब कोई वेव ओरिजिनेट होता है कोई वाइब्रेटिंग सोर्स से, जहाँ पे कुछ वाइब्रेशन होता है। मान लीजिए पानी में हम लोगों ने कंकर फेंका, कंकर फेंकने का वजह से वहाँ से वेव क्रिएट हुआ है ना। उस वेव में क्या रहेगा, आपका क्रेस्ट भी रहेगा, ट्रफ्स भी रहेगा। ठीक है, तो वो क्रेस्ट और ट्रफ्स किस फॉर्म में रहता है, अल्टरनेटिंग मैनर में रहता है। एक बार क्रेस्ट, एक बार ट्रफ, एक बार क्रेस्ट, एक बार ट्रफ, इसी फॉर्म में रहता है। सभी जगह में जो सभी को हम लोग क्रेस्ट कहेंगे ऐसा नहीं, या तो सभी को हम लोग ट्रफ्स कहेंगे ऐसा नहीं। एक बार क्रेस्ट, एक बार ट्रफ, एक बार क्रेस्ट, एक बार ट्रफ, ऐसे चलता रहेगा अल्टरनेटिंग मैनर। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, क्रेस्ट ट्रफ करके जा रहा है ना। अच्छा, फिर देखिए, द वेव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस एंड प्रोपागेट इन द फॉर्म ऑफ अप एंड डाउन मूवमेंट्स। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्रेस्ट, while the point of maximum downward displacement is called trough। मैंने पहले ही कहा, ये maximum upward displacement is called what, your crest। देखिए, ये हो गया आपका कास्ट। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राफ कहेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, it is a completely a wave phenomenon as proposed by Maxwell। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो कंपोनेंट रहता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू कंपोनेंट, दैट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर कॉल्ड एज, और लाइट और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एंड सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस originate from the source of vibration and travel in the form of waves containing alternating crest and troughs। समझ में आ रहा है आप लोगों को। मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, क्रेस्ट कहेंगे, एंड मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रफ कहेंगे। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है, अब तक हम लोगों ने क्या समझा, नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोगों ने समझ लिया। देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे मॉडर्न एटॉमिक मॉडल को हम लोग समझने जा रहे हैं, और उस मॉडल को समझने से पहले आप लोगों को ये सब कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। क्योंकि रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटॉम और थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटॉम को हम लोगों ने डिस्कार्ड किया, क्योंकि उनमें ड्रॉबैक्स पाया गया, उनमें बहुत सारा लिमिटेशंस पाया गया। लिमिटेशंस पाने का वजह से बहुत सारा फेनोमेनन्स को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहा उन सब मॉडल्स।
तो उन सब मॉडल्स को जब हम लोग डिस्कस कर लिए हैं तो नया मॉडल आना चाहिए। अगर नया मॉडल आना चाहिए तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए पहले हम लोगों को ये सब चीज़ जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मशीन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या है, वेव नेचर है ना, एज प्रपोज्ड बाय मैक्सवेल। अगर वेव नेचर है तो इनमें क्या रहेगा, कुछ वेवलेंथ भी रहना चाहिए। वेवलेंथ एक्चुअली है क्या, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्राफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। मतलब आप देखिए, ये हो गया आपका क्रेस्ट, ये अगेन योर क्रेस्ट, एक क्रेस्ट से और एक क्रेस्ट तक जितना डिस्टेंस है, यहाँ का जो डिस्टेंस है d, इसे ही हम लोग कहेंगे क्या, वेवलेंथ कहेंगे। मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और एडजेसेंट ट्राफ। मान लीजिए ये हो गया आपका ट्राफ, हाँ, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसे भी हम लोग वेवलेंथ कहेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वेव्स व्हिच passes through a given point in 1 second is known as frequency. It is denoted by nu. मतलब कितना वेव्स एक पार्टिकुलर पॉइंट से, मान लीजिए ये एक पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट से कितना वेव्स एक सेकंड में पास होता है, कितना वेव्स पास होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वेवलेंथ हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्राफ्स, और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी हो गया नंबर ऑफ वेव्स व्हिच passes through a given point per second is known as what, frequency. क्लियर, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 second is called the velocity of the wave. अभी हो गया वेव का वेलोसिटी, तो वो तो आना ही है, क्योंकि वेव तो ट्रेवल करेगा ना, वेव्स तो ट्रेवल करेगा जो भी हो, एज प्रपोज्ड बाय मैक्सवेल, electromagnetic radiation, if it travels through in the form of wave, then it should have some velocity, it should have some speed, है ना। तो स्पीड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, c से, या तो वेलोसिटी, उस स्पीड को हम लोग वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है एक्चुअली, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक वेव पर सेकंड में, पर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक वेव, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। ये सब देखिए एक वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। वेव का एक स्पीड भी रहेगा, वेव का एक लेंथ भी रहेगा, वेव का एक फ्रीक्वेंसी भी रहेगा। तो दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। और या तो वेव मोशन भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, जबकि यहाँ पे वर्ड ट्रेवल लगाया हुआ है, मतलब वेव मोशन हो गया। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, नेक्स्ट, द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज ऑफ वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इट इज डिनोटेड बाय ए। मतलब आप देखिए, ये जो आपका हो गया हाइट, ये हो गया आपका बेस लाइन, इस बेस लाइन से ये क्रेस्ट का जो हाइट है, इस हाइट को ही हम लोग क्या कहेंगे, योर एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है पहले, इसे भी हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे। सिमिलरली इसे भी हम लोग एम्पलीट्यूड ही कहेंगे, इसे भी हम लोग एम्पलीट्यूड ही कहेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अच्छा। द नंबर ऑफ वेवलेंथ per centimeter is called the wave number and is equal to the inverse of wavelength. It is denoted by nu var. मतलब कितना वेवलेंथ पर सेंटीमीटर में मौजूद है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेव नंबर कहेंगे। पर सेंटीमीटर में कितना नंबर ऑफ वेवलेंथ्स प्रेजेंट है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वेव नंबर कहेंगे। और वो एक्चुअली है क्या, मैथमेटिकली इट इज द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, दैट इज 1/λ। लैम्डा मीन्स वेवलेंथ,
हम लोग वेवलेंथ को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? लैम्डा से। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कहा है, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। तो इनवर्स ऑफ वेवलेंथ दैट इज 1 by लैम्डा इज न्यू बार विच इज एक्चुअली व्हाट? वेव नंबर। तो हम लोगों को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो वेव नेचर है, उस वेव नेचर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों को जानने को मिला। वो क्या है आपका? एम्पलीट्यूड्स, वेवलेंथ, वेलोसिटी, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, these three characteristics are related as, देखिए वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ वेव दैट इज डिनोटेड बाय c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू बार, सॉरी न्यू, दैट इज c इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। These are some important relations। ये सब देखिए, ये जो रिलेशन है यहाँ पे फिर दिया हुआ न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा एंड 1 बाई लैम्डा इक्वल न्यू बार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर न्यू इक्वल टू सी बाई न्यू इक्वल टू सी इंटू न्यू बार। क्यों? देखिए आप लोग यहाँ पे c इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, मतलब वेलोसिटी is represented by the product of wavelength and frequency, that is frequency is equal to c by lambda and c by lambda का तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं c into 1 by lambda, है ना। और 1 by lambda को हम लोग क्या लिख सकते हैं? न्यू बार लिख सकते हैं। समझ में आ रहा? therefore क्या हुआ आपका? न्यू इक्वल टू सी इंटू न्यू बार। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? तो ये सब जो टर्म्स पढ़ा है हम लोग, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज which are present in our universe। क्लियर? समझ में आया? अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक रेडिएशन की तरफ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम लोगों ने कुछ पढ़ा है, या तो ये एक्चुअली चीज़ क्या है ये हम लोग थोड़ा बहुत जान गए हैं। क्या जान गए हैं? कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्चुअली ये वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी और which has two components, that is electric and magnetic field, है ना। ये वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है, जिसका दो कंपोनेंट रहता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जानने का बाद भी हम लोगों को इसका प्रॉपर्टी या तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जानना आवश्यक है। वो क्या है देखते हैं। This consists of electric and magnetic field that oscillate in the direction perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction in which the wave is traveling, है ना। वो तो पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इसमें मैग्नेटिक रेडिएशन में दो कंपोनेंट रहता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली अलाइंड रहते हैं, ठीक है। एंड both of them are perpendicular also to the direction of the wave which is traveling, ठीक है। also perpendicular to the direction in which wave is traveling। समझ में आ रहा है? जो वेव ट्रेवल कर रहा है उसी वेव को मेंटेन करके भी, उसी वेव को लेकर के भी ये लोग परपेंडिकुलर है। मतलब वो दो कंपोनेंट उसी वेव के ट्रेवलिंग डायरेक्शन के साथ भी परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब दो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और वो दो कंपोनेंट वेव के जो डायरेक्शन है, ट्रेवलिंग डायरेक्शन है, उसके साथ भी परपेंडिकुलरली अलाइंड है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हो गया, ये कंपोनेंट हो गया। देखिए ये परपेंडिकुलर है ना। ये किस तरफ है, ये किस तरफ है, आप लोग देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे ये किस तरफ है, देखने को मिल रहा है। मतलब ये दो
ये सब जो फील्ड है, ये फील्ड आपका एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली अलाइंड है। वो फील्ड कौन सा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस वन इज योर मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, और all electromagnetic waves travel with the same speed. In vacuum, the speed of all types of electromagnetic radiation is 3 into 10 to the power 8 meter per second. This is called the speed of light. जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ठीक है, ये सब एक ही स्पीड में ट्रेवल करते हैं। मतलब इन सब का स्पीड, या तो आप लोग वेलोसिटी भी कह सकते हैं, कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है आपका? 3 into 10 to the power 8 meter per second, which is also called the speed of light. समझ में आ रहा है? These electromagnetic radiation do not require any medium for propagation. For example, light reaches us from sun through empty spaces. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसके बारे में हम लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं, ये जब ट्रेवल करते हैं इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए। ये स्पेस वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं जहाँ पे कुछ नहीं रहता है। विदाउट गेटिंग एनी मीडियम इट कैन ट्रेवल। ये एम्प्टी स्पेस में भी ट्रेवल करे। एम्प्टी स्पेस मतलब तो स्पेस ये हो गया, वैक्यूम हो गया। हाँ, सनलाइट रीचेस टू अवर अर्थ सरफेस थ्रू एम्प्टी स्पेसेस। वो जो सनलाइट है, वो सनलाइट का स्पीड हो गया आपका 3 into 10 to the power 8 meter per second, which is also called the velocity of light in general, as you all know. और जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, नॉट ओनली द सनलाइट, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये सनलाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो है ही, इसके अलावा बहुत सारा रेडिएशंस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम लोग कहते हैं जिन्हें, वो सब का स्पीड भी आपका 3 into 10 to the power 8 meter per second है। मतलब स्पीड इज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की तरफ। क्यों चल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की तरफ? क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है एक्चुअली? आर कॉम्बिनेशन ऑफ और कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी। इसमें बहुत सारा रेडिएशंस का कलेक्शन है। वो सब रेडिएशंस का स्पीड कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, which is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second। अगर कांस्टेंट है, इन सब में वेरिएशन किस चीज़ का हो रहा है? शायद वेवलेंथ का हो सकता है। अगर वेवलेंथ का वेरिएशन होगा तो फ्रीक्वेंसी का भी वेरिएशन होगा, क्योंकि हम लोगों ने रिलेशन पाया है ना, C equal to न्यू लैम्डा, ठीक है ना। तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड, हम लोगों ने ऑलरेडी जान लिया है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स कंटेंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव डिफरेंट वेवलेंथ एंड हैंस डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, है ना। अगर इन सब का वेलोसिटी सेम है तो इन सब का वेवलेंथ डिफरेंट रहेगा और एट द सेम टाइम फ्रीक्वेंसीज भी डिफरेंट रहेगा, बिकॉज C इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है, न्यू इक्वल टू CY लैम्डा। मतलब ये C तो आपका कांस्टेंट हो गया, दिस इज योर कांस्टेंट, दैट मीन्स न्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by लैम्डा। मतलब आपका वेवलेंथ ज़्यादा हुआ तो फ्रीक्वेंसी कम रहेगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुआ तो वेवलेंथ कम रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विल हैव लीस्ट वेवलेंथ, मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। समझ में आ रहा है? तो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स in order of the increasing wavelength
or decreasing frequencies is known as electromagnetic spectrum. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसे हम लोग कहते हैं, हाँ, उन सब का अरेंजमेंट, उन सब का क्या कहेंगे, अरेंजमेंट ही कहते हैं, उन सब को अगर हम लोग एक डेफिनेट मैनर में अरेंज करते हैं, हाँ, सिक्वेंशियली इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और आइदर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, तब जो रिजल्टेंट जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. एज फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए, गामा रे, एक्स रे, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, दिस वन इज अ विजिबल रीजन, विजिबल लाइट, रेडर, एफएम, टीवी, शॉर्ट वेव, एएम, ये सब सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही तो है ना. ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है. इन सब का देखिए आप लोग नीचे क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है. वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसका यहाँ पे देखिए, इसका फ्रीक्वेंसी या तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या तो एनर्जी, बिकॉज ई इक्वल टू एच न्यू, वो आप लोगों को बाद में पता चलेगा. अगर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एनर्जी, यहाँ पे वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है. यहाँ पे देखिए आप, वेवलेंथ सबसे कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. मतलब फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर. अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वेवलेंथ कम रहेगा, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी कम रहेगा, इन्वर्सली रिलेटेड. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या हुआ अल्टीमेटली, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ all the types of electromagnetic radiations in increasing order of their wavelength or decreasing frequencies. उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहेंगे. समझ में आया आप लोगों को. तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, लाइट का पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, फॉलोड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या चीज़ है ये हम लोगों ने जाना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना. वेव नेचर, दैट इज वेव मोशन, उसमें वेवलेंथ पाया जाता है, फ्रीक्वेंसी पाया जाता है, वेलोसिटी पाया जाता है ना. बाद में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोगों ने जाना. लास्टली उन सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कलेक्शंस को हम लोग जब अरेंजमेंट करते हैं एक डेफिनेट सीक्वेंस में, तब हम लोग को क्या मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिलता है. उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में उन सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज किया गया है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज. ठीक है. तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा डिस्कशन समझ में आया. जिन लोगों को नहीं समझ में आया, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, ताकि आप लोगों को मैं एक सेपरेट डिस्कशन उन सब टॉपिक्स में दे सकूं. अगर समझ में आया ये डिस्कशन देखने के बाद, इस वीडियो को एक लाइक करना और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस चैनल को, ताकि उन लोगों को भी कुछ बेनिफिट हो ये सब डिस्कशन से. और प्लीज़ ये डिस्कशन देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. प्लीज़ हिट द बेल बटन so that you will get the instant notification as and when I upload a new discussion. Thank you very much for your patience to watch this video till the end. Thank you.